नमस्कार, आभार, अभिनंदन। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, सागर आजमी का बड़ा ही खूबसूरत शेर है। वह कहते हैं, देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। मेरे बच्चों ने तो चांद को छू लिया और मैं चांद को पूजता ही रह गया। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सपने, हमारे ख्वाब जो हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों के आंखों के ज़रिए देखते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यह बात ना सिर्फ एक परिवार, एक व्यक्ति की है, बल्कि पूरा देश ऐसा ही सोचता है। और इन सबों में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि उन बच्चों के सेहत का खास ख्याल रखा जाए। और इसकी शुरुआत तब से होती है जब से वो इस दुनिया में आते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनका लालन पोषण कैसे करना चाहिए, इस विषय पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों द्वारा कहे अनमोल वचन और सूक्तियों से करवाते हैं, ताकि उन्हें सुनकर, अपनाकर हमारे दर्शक अपने जीवन को एक सार्थक और नया मोड़ दे सके। इसी के साथ चलिए आचार्य विनोबा भावे द्वारा कहे इस अनमोल वचन से आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर चंदन कुमार अभिषेक, MBBS फ्रॉम दरभंगा मेडिकल कॉलेज। इसी के साथ साथ इन्होंने MD इन पीडियाट्रिक्स फ्रॉम NMCH से भी किया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि हमारे आज के मेहमान NMCH बैच 2019-22 के पहले और बिहार के दूसरे टॉपर हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, आपका बचपन कैसा रहा और आपने अपने इस मुकाम की शुरुआत कैसे और कहाँ से की। सबसे पहले बिहार बिहान की टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया, आमंत्रित किया। और मैं बेसिकली एक छोटे से गांव जो कि रोहतास ज़िले में पड़ता है, जिसका नाम कोनी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और शुरुआती शिक्षा मेरी कोनी गांव से हुई। वहाँ पे ही एक माध्यमिक विद्यालय था, वहाँ से पढ़ाई की शुरुआत हुई। फिर थोड़े दिनों बाद संझौली में हाई स्कूल की शिक्षा के लिए, संझौली ग्राम कोनी का प्रखंड है, तो हाई स्कूल की शिक्षा के लिए संझौली आए और वहाँ पे हाई स्कूल की शिक्षा कंप्लीट हुई। और बहुत समस्याएं थी शुरू में, तो कठिनाइयाँ बहुत थी। बिजली की समस्या थी, शिक्षा की भी समस्याएं कुछ रहीं। और दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ पता नहीं चलता था कि हाउ टू गेट इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन कहाँ से मिले, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जिस तरह आज सोशल मीडिया है, हम लोग देखते हैं, नए नए लोगों से रूबरू होते हैं, जो कुछ ऊंचाइयों को हासिल किए हैं उनके बारे में जानते हैं, तो वी गेट मोटिवेट। तो उस वक्त वैसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। अब कोई दूर गांव का व्यक्ति कुछ अच्छा किया है तो उनसे इंस्पायर होते थे, लेकिन उनसे बात कर पाना कि कैसे आगे बढ़ें, क्या पढ़ें, क्या फील्ड रखें, ये सब चीज़ नहीं हो पाता था। फिर बहुत लोग, इंग्लिश की बहुत सुविधा थी, मतलब दिक्कत थी। लगता था कि अगर अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ें तो शायद आगे ना बढ़ पाएँ। और मेडिकल की परीक्षा जो होती है, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, वो इंग्लिश माध्यम में होता है। तो ऐसा था, बहुत लोगों का कहना था कि अंग्रेजी अगर वीक रह गई तो आगे में सफलता नहीं मिलेगी। और ये बात मेरे पेरेंट्स को भी खलती थी कि अगर मेरा बच्चा हिंदी मीडियम में ही पढ़ता है तो आगे वो बढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। तो फिर पेरेंट्स ने कोशिशों के बाद रिश्तेदार के यहाँ बाहर, जो मुख्यालय था हमारा रोहतास ज़िले का, सासाराम, वहाँ पे एडमिशन कराया एक इंग्लिश माध्यम के स्कूल में। और वहाँ पे क्लास 7 से क्लास 10th तक मैंने इंग्लिश मीडियम में शिक्षा पूरी की। और फिर मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए गंज भरसरा कॉलेज रोहतास ज़िले में है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर मेडिकल की तैयारी शुरू की और पटना में रहकर मैंने मेडिकल की तैयारी शुरू की, 1 साल तैयारी की। उसके बाद 2009 में मुझे सफलता मिली। 2009 में सफलता मिली और मेरी रैंक थोड़ी पीछे थी, इसलिए मुझे दूर का कॉलेज मिला, अगरतला मेडिकल कॉलेज मुझे शुरुआती में मिला था।
लेकिन घर से भी सबको डर लगता था कि वहाँ रह पाएंगे कि नहीं, काफ़ी दूर है, अगर बीमार हो गए तो तुरंत पेरेंट्स पहुँच पाएंगे कि नहीं, कोई मदद मिल पाएगी कि नहीं। तो हम सभी ने डिसाइड किया कि वहाँ नामांकन नहीं लेते हैं और फिर एक चांस और देते हैं। तो वहाँ पे नामांकन मैंने नहीं लिया और दोबारा तैयारी की, दोबारा पटना में रहकर ही तैयारी की। और फिर दूसरी बार में ऑल इंडिया में 1600 रैंक आई मेरी, और उसके बाद दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हासिल किया। वहाँ पे 2016 में इंटर्नशिप के साथ मेरा कंप्लीसन हुआ और फिर था कि आगे एमडी की पढ़ाई करनी है, तो एमडी के लिए मैंने तैयारी की। तत्पश्चात सिलेक्शन होने के बाद नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में 2019 में नामांकन लिया और 3 साल में एमडी कंप्लीट किया। जी, जैसा कि आपने बताया कि जब आपने शुरुआत की मेडिकल की जी। तैयारी करने की, उस समय बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जी। आपने कई कठिनाइयों का सामना कर ये इस मुकाम को हासिल किया। इस पे जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा वो आपका कौन रहा? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स, जी। मेरे मम्मी पापा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो कैसे हैं। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। मैं कुछ भी कहा, मुझे पापा यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, कभी उन्होंने मना नहीं किया और हमेशा सपोर्ट किया। इवन मैं फील्ड ये चूज कर रहा हूँ, मेडिकल में ही जाना है, तो हाँ, एज यू विश। तो ये रहा। दूसरा सपोर्ट रहा कि टीचर्स, जैसे गांव में था तो ऐसा नहीं था कि ज्ञान वहाँ कम था। जो भी मेरे शिक्षक थे, एक दिनेश्वर सिंह करके सर थे हमारे, तो उन्होंने बहुत गाइड किया, इंग्लिश को सुधारने की कोशिश की, सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते थे। तो शुरू के दिनों में वहाँ से काफ़ी मदद मिली। गुरु का तो बहुत रोल है, पेरेंट्स के अलावा जो हमारे टीचर्स थे। जब प्री मेडिकल की तैयारी करता था तो डॉक्टर अमिताभ मिश्रा सर थे, अजिताभ मिश्रा सर थे, इन लोगों ने काफ़ी मदद की, गाइड किया। ऐसा होता था कि बहुत सिलेक्शंस नहीं थे कि मैं सीनियर्स से टच में हो जाऊं कि वो बताएं पढ़ना क्या है, कितने घंटे पढ़ने, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जो भी मुझे जानकारी मिलती थी मेरे टीचर्स से ही मिलती थी। और फिर जब MBBS किया, MD में आया, तो शिशु रोग भी काफ़ी कठिन था शुरुआती के दिनों में। बच्चों में को समझ पाना, बच्चों की बीमारियों को समझ पाना, क्योंकि वो बताते नहीं हैं आपको अपने अनुभव से। और शुरू में जब आया तो लगता था कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी मेरे टीचर्स ने हेल्प की। मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सर, उन्होंने काफ़ी मदद की, अपने बच्चे की तरह पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ बताया। मेरे गाइड थे जो पोस्ट ग्रेजुएट के गाइड डॉक्टर अखिलेश कुमार सर, काफ़ी मदद उनसे भी मिली। मेरे सीनियर्स काफ़ी 1 साल या 2 साल बैच के जो भी सीनियर्स आगे थे शुरुआती दौर में, उन्होंने काफ़ी मदद की। तो टोटली मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, सीनियर्स का रोल रहा। जो किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने में जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है एक माँ बाप और एक शिक्षक का, वो आपको बखूबी मिला। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि आपने शिशु रोग में MD किया और आपको शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। मेडिकल के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, आपने इसे ही क्यों चुना? इसकी कोई खास वजह या आपकी रुचि रही है इसमें? पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मैं शिशु रोग में जाऊंगा, लेकिन MBBS के दौरान जैसे पोस्टिंग पड़ती है, इंटर्नशिप में डिफरेंट विभाग में पोस्टिंग पड़ती है, तो उसमें जब शिशु रोग विभाग में जब पोस्टिंग मेरी पड़ती थी तो फील आती थी कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ। और जैसे एग्ज़ाम होते थे शिशु रोग के, उसमें भी मैं अच्छा करता था। और अस्पताल जब मैं जाता था पोस्टिंग में, बच्चों से इंटरेक्ट करता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। और वहाँ टीचर्स भी जो थे, जिस तरह से मैं देखता था कि वो किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बुरी स्थिति में बच्चे हैं और उनकी जान को बचा लेना, फिर बच्चा हंसता खेलता हुआ अस्पताल से बाहर निकलता था, ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। तो उसी टाइम से मैंने ठाना था कि नहीं, शिशु रोग में ही मुझे आगे अपना कैरियर बनाना है। आपने भी जिक्र किया कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी परेशानी बोल नहीं पाते हैं जी। ऐसे में आप किस तरीके से मतलब समझ पाते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है या किस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं? हाँ, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, जो 3 साल का कोर्स है पूरा कर पाऊँगा कि नहीं, आगे अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं। तो सब एक्सपीरियंस से ही है, सब हमारे गुरुजनों का जो गाइडेंस मिला, विनोद सर, अखिलेश सर, अलका मैम, ये लोग बहुत गाइड किए और देखते देखते में भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये समस्या है।
और आपकी रुचि भी रही है, बच्चों के बिल्कुल। साथ आप इंटरेक्ट करना भी पसंद करते हैं। जैसे कि बड़े होते हैं वो अपनी परेशानी बोल देते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो थोड़ा सोचते हैं कि मतलब काफ़ी खासकर नवजात शिशु, वो तो बोल भी नहीं पाते। ऐसे में अगर शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। परेशानियाँ बहुत रहती हैं। अब क्या है कि जो बच्चे बोल भी पाते हैं, 4 साल 6 साल 8 साल के बच्चे आते हैं तो बताते कुछ और हैं। अब बताएंगे कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, आप पूछिएगा किस हिस्से में हो रहा है तो वो एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि मुझे पेट दर्द यहाँ हो रहा है, नाभि के पास हो रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में हो रहा है। तो खुद समझना होता है। और बाकी चीज़ें जब बच्चे को हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन टेबल पर लिटा कर देखते हैं तो उससे भी आइडिया लगता है कि नहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो उस हिसाब से डीडी बनता है और फिर डायग्नोसिस करते हैं। कितना ज़रूरी है पोषण, या यूँ कहूँ कि कुपोषण कितनी बड़ी समस्या है? कुपोषण से अभी तो काफ़ी समस्या हैं, खासकर जो छोटे राज्य हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उसमें से हमारा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जो भी सर्वेज होते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस होते हैं, तो अभी जो आया उसमें भी काफ़ी पुअर स्थिति है हमारे बिहार की। और देखिए कुपोषण का जो मुख्य कारण है, पहला तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं खान पान, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। अब कुपोषण होता कैसे है, एक तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा मान लीजिए बचपन से जन्म से बच्चे को कोई बीमारी से ग्रसित है या उसे बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाता है उसका। और तीसरा कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, जिसकी मान लीजिए कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है उसको, तो उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है। उसको जो हमारा नॉर्मल हार्ट फंक्शन करता है उस बच्चे को वो फंक्शन कराने के लिए काफ़ी एनर्जी लगती है। और होता है कहीं छेद है, दिल में छेद है, वाल्व फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारे टिश्यूज़ को होती है तो उसके लिए हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। और एडिक्वेट खाने के बाद भी बच्चा कुपोषित होता जाता है। उम्र बढ़ती जाएगी लेकिन बच्चा का वजन या तो घटता जाता है या वहीं पर रह जाता है, तो ये एक समस्या है। लेकिन जो बीमारियां हैं, ठीक है बीमारियां हो गई, अस्पताल गए, उसके लिए इलाज होता है, लेकिन जो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, 55% बच्चों में देखा जाता है खान पान। और खान पान में क्या है कि शुरुआती दौर में बहुत से मिथ भी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी एडिक्वेटली नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग शुरू से ही बच्चे को गाय का दूध देते हैं, भैंस का दूध देते हैं, बॉटल पकड़ा देते हैं, बॉटल इन सब से पचता भी नहीं है दूध। दूसरा चीज़ होता है कि बॉटल फीडिंग से बीमारियां बार बार होती हैं, बच्चों को दस्त की बीमारियां, निमोनिया, ये सब काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये सब कारण है। दूसरा है कि 6 महीने तक बहुत लोग पिलाते हैं बच्चे को दूध, एक्सक्लूसिवली माँ का दूध दिया जाता है। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड होता है वो शुरू तो करते हैं लेकिन वो अधूरा रह जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फीड अगर देते भी हैं तो वो ठीक से बनाते नहीं हैं, तो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उतनी पूरी नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण बच्चा कुपोषित रह जाता है। तो हर जगह हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं तो वहाँ डाइटिशियन है या बहुत सारे सरकार जो है इस पे काम कर रही है, बैनर्स पोस्टर के तहत बता रही है कि क्या करना है, कितने महीनों तक दूध को पिलाना है और दूध के साथ साथ क्या देना है। जैसे 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना ही देना है, क्योंकि बच्चा कितना भी दूध पिएगा एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी हो नहीं पाएगी। और ये ग्रोइंग फेज होता है, जो शुरुआती फेज है 1 साल 2 साल, इसमें एडल्ट जितनी हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसका 50% बच्चों को चाहिए होता है। उनका हर चीज़ डेवलप होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, स्केलेटल डेवलपमेंट होता है, और इम्यून सिस्टम भी शुरू में काफ़ी कमज़ोर होता है, तो न्यूट्रिशन का ज़रूरत तो है ही। और जो मैं जोर देना चाह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फीड पर, जैसे हम लोग शुरुआत में जैसे दाल पानी गांव में रहता है कि दाल पानी देते हैं, तो दाल पानी इज़ नॉट सफिशिएंट। दाल पानी से एनर्जी उतना तो पतला देना ही नहीं है। अगर आप दाल पानी जैसा कुछ देना चाह रहे हैं तो गाढ़ा दाल होना चाहिए, उसमें चावल होना चाहिए, मैस्ड राइस होना चाहिए, आपको घी और ऑयल का यूज होना चाहिए, तब जाके एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होगा। और इतने से नहीं होगा, बच्चे में को फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करना है, और ये नहीं कि जूस दे दिए, जूस को इंट्रोड्यूस करने की मतलब कोशिश नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। खड़ा फल जो है, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो छोटे बच्चों को जैसे देना है 6 महीने के बच्चों को, तो बनाना को तोड़ लिए, मैस्ड कर लिए, चम्मच से दे दिए, इस तरह से दिया जा सकता है। तो ये जानकारी होना है कि बनाना कैसे है। कुछ भी दलिया बनाते हैं तो उसको चम्मच से उठा के देखते हैं, अगर वो पतला है तो तुरंत गिर जाएगा, फिर थोड़ा उसको गाढ़ा करते हैं, मतलब एप्रोप्रिएट होना चाहिए।
और बल्क में तो देना नहीं है, जैसे हम लोग बल्क में खाते हैं, बच्चा का स्टमक काफ़ी छोटा होता है, तो वैसी चीज़ें देनी है कि थोड़ा खाए और एनर्जी उसको काफ़ी मिले। जी। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड होते हैं वो बच्चे को 6-7 महीने के बाद देने चाहिए। जी मैम। तो दाल, पानी, चावल, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैश्ड रोटी दे सकते हैं दाल के साथ मिक्स करके, गाढ़ा दाल दे सकते हैं, उसमें आप घी डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए। दूसरा फ्राइड पोटैटो दे सकते हैं, आलू को फ्राई करके दे सकते हैं। और मैंने खिचड़ी का भी जिक्र किया था, सादा खिचड़ी नहीं, खिचड़ी में हमेशा घी ऑयल डाल के ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। दूसरा फ्रूट्स का मैंने जिक्र किया, फ्रूट्स दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। तो फ्रूट्स में कोशिश करना चाहिए कि जूस ना दें, फ्रूट्स को काट को ही या मैश करके मतलब बनाना हो गया तो उसको टुकड़म करके वैसे जैसे दिया कि है। मार्केट में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री फूड आते हैं बच्चों के लिए, वो जी। कितना सही है उन्हें देना? वो सर एक मैम सप्लीमेंट है वो एक तरह से। जैसे मान लीजिए कि आप रेडी टू मेड तुरंत में आप फूड, जैसे कि अब तो थोड़ा गांव में भी देखा जा रहा है ऐसा कि दलिया बनाने में फीमेल्स या माँ चाहती हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चा रो रहा है तो इमीडिएटली 2 मिनट्स रेडी फूड कुछ उसको प्रोवाइड कर दिए। लेकिन बेटर है जो मैंने बताया वो तो, ज़्यादा जी। और उसमें पैक्ड फूड से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर के बने कुछ जी, चीज़ें हम बिल्कुल। बच्चों को दें। अगर आपसे पूछो कि सही पोषण क्या है, कि सही मात्रा पोषण का क्या, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बढ़ती उम्र के बच्चे हों, उनके लिए क्या सही है सही पोषण? सही पोषण ये है कि जब उसको भूख लगे, जैसे शुरू में तो वो बताएगा नहीं हमें, अब शुरू से आते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बच्चा है तो वो यूजुअली हर 2 घंटे पे सोने के बाद उठ जाता है और पता चलता है वो रोने लगता है तो माँ दूध पिलाती है, यूजुअली ऐसा होता है। तो बहुत माताओं को ये भी कहा जाता है कि बच्चे को अगर नहीं भी रोता है तो थोड़ा उठा के दूध पिलाने का कोशिश करें, लेकिन यूजुअली ये होता है कि बच्चा रोता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये। दूसरा चीज़ कि 6 महीने तक फिक्स है कि माँ का दूध देना है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि सही जा रहा है कि नहीं? तो बच्चे के वजन, बच्चे के ग्रोथ पैमाना है, चार्ट्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 6 महीने के बच्चे का वजन इतना होना चाहिए, 6 महीने के बच्चे का वो लंबाई इतनी होना चाहिए, हेड सरकमफ्रेंस इतना होना चाहिए, 1 साल के बच्चे में क्या क्या होना चाहिए, सेम वे में 2 साल के बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। तो बेसिकली वेट जो है ना, ये प्राइम इंडिकेटर है कि सही से उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं, सही से खाना मिल रहा है कि नहीं। और खाना अगर बच्चा मिल रहा है, खा रहा है और फिर भी उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बच्चे की वजन नहीं बढ़ पा रही है, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। जैसे कि नवजात शिशु में बहुत सारी आम समस्या भी सुनने को मिलती हैं कि बच्चा जैसे कि वो बोल नहीं पाता, बहुत रो रहा है तो लोग सोचते हैं कि उसका पेट दर्द कर रहा है, या ऐसी और भी बहुत सारी समस्या रहती हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या क्या घरेलू उपाय हमें करने चाहिए ताकि बच्चे को थोड़ी राहत मिले? देखिए, पेट दर्द की समस्या बहुत से कारणों से हो सकती है, उसके 20, 25, 30 ऐसे कारण हैं। तो घरेलू उपाय अगर मैं कुछ कहूँ तो एक तो आपने कहा कि बच्चा रो रहा है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि उसे भूख की लगी हो, उसे दूध पिला के देख सकते हैं। कंटिन्यूअस रो रहा है, कंटिन्यूअस रोने के बहुत सारे कारण हैं, तो बेटर है कोई उपाय करने से पहले नज़दीकी अस्पताल, गांव में भी है तो उपकेंद्र है या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ जाके तुरंत डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेना जरूरी है। घरेलू उपाय के चक्कर में आगे और समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। सलाह लेके उसके बाद जैसा जो उपाय बताए थे उसे उन्हें करना चाहिए। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि दाल का पानी देना चाहिए। जैसे कि माता पिता अक्सर जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उन्हें दाल का पानी मैश करके चावल या रोटी खिलाते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि जो घी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो अधिक मात्रा में उन्हें देते हैं और सोचते हैं कि इसी से उनके बच्चे को पोषण मिलेगा। ये कितना हद तक सही है कि किसी भी चीज़ को, खासकर घी जैसे पदार्थ को अधिक मात्रा में अपने बच्चे को देना? देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। एक तो कुछ पेरेंट्स को लगता है कि घी से ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, अच्छे से बच्चे में ग्रोथ अच्छे से होगा, बच्चे का वजन भी अच्छे से बढ़ेगा, खाने का मतलब वो ताकत देगा हर तरह से उसको। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि घी पचा पाएगा कि नहीं। जी, तो इस दोनों के बारे में बताऊँगा। मैंने एक का तो जिक्र पहले किया। पहले क्या किया कि बच्चे का जो स्टमक होता है काफ़ी छोटा होता है, बल्क में फूड दे नहीं सकते हैं, तो थोड़ा फूड दें और न्यूट्रिशियस दें जिससे ज़्यादा कैलोरी मिले उसे। तो उसके लिए तो एक बेटर है कि घी हम दे रहे हैं किसी दाल में मिला के, खिचड़ी में मिला के, तो ये बेटर है। दूसरा चीज़ है कि बहुत से पेरेंट्स का रहता है कि वो पचा पाएगा कि नहीं, तो
ये मिथ है कि पचा नहीं पाएगा, उसकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है और वो घी को अच्छे से पचा सकता है। तीसरा, जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी उससे बढ़ेगी कि नहीं, तो इम्यून बूस्टर नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है जैसे कि हम खा ले तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो ऐसा कोई इम्यून बूस्टर नहीं है। हाँ, अगर बच्चा का पोषण अच्छे से होगा, अच्छे से उसको खान पान मिलेगा, एनर्जी रहेगी, तो हर चीज़ डेवलप होगा अच्छे से। किस उम्र से हमें बच्चों के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए उसमें? जो ग्रोइंग फेज है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहला साल, दूसरा साल, इसमें हर तरह का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट से लेके स्केलेटल डेवलपमेंट, इम्यून डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी स्ट्रेस किया था कि 6 महीने के बाद जो हम लोग 6 महीने तक तो बहुत ईजी है कि माँ का दूध पे है बच्चा और है, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऐड करते हैं हम लोग तो वहाँ से ध्यान देना है। मैंने पहले भी बताया कि क्या क्या चीज़ें देनी है, और एक चीज़ है कि अमाउंट कितना देना है। ज़बरदस्ती बहुत माताएं होती हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, ज़बरदस्ती करती हैं, बच्चा उल्टी कर देता है, ये भी समस्याएं लेकर आते हैं। तो खान पान तो वही है जो हमको देना है, और जो यही दो मतलब शुरुआती दौरे में जो ग्रोइंग फेज है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसमें ध्यान बिल्कुल देना है। दूसरा चीज़ कितना देना है इसको मैंने नहीं बताया कि शुरू में डिवाइड किया हुआ है, जैसे 6 मंथ और 1 साल के बच्चे का, 1 साल से 2 साल के बच्चे और 2 साल के ऊपर बच्चे। तो 6 मंथ से 1 साल के बच्चे को एटलीस्ट 1 कटोरी दीजिए, जो भी मैंने बताया, खिचड़ी, दलिया, जो भी है, और कम से कम 3 से 4 बार। 1 साल से ऊपर के बच्चे को 1 साल से 2 साल के 1.5 कटोरी दीजिए और कम से कम 4 से 5 बार। और जब बच्चा 2 साल के ऊपर हो जाता है तब आप फैमिली फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फैमिली फूड मीन्स कि जो हम लोग खाते हैं, जो एडल्ट्स खाते हैं, तब वो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने भी अभी बताया है कि बच्चे खाते समय उल्टी करते हैं, कई बच्चों में देखा जाता है कि वो जब भी खाते हैं तब उल्टी करते हैं, तो क्या ये आम बात है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? जब देखिए एक डाउट होता है जो पेरेंट्स के मन में जब भी आ जाए कि नहीं मेरा बच्चा अस्वस्थ है। अब उल्टी तो वो शुरू से तो नहीं कर रहा था, नहीं ये कॉमन है कि बच्चा उल्टी करता है, ये कॉमन तो नहीं है। तो जब भी शंका आए मन में कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को कोई समस्या है, तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। और जनरली जो आम तौर पे देखा जाता है कि जैसे न्यूनेट्स हैं, छोटे बच्चे, माँ क्या करती हैं कि दूध पिला के तुरंत उन्हें बिस्तर पर रख देती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। वो क्या करता है फिर कि वो उल्टी कर देता है। ऐसा भी होता है कि जो पेट से उसके इसोफेगस से बाहर निकला और फिर वो दूध मुंह से फिर फेफड़े में चला गया, तो ऐसे एस्पायरेट कर सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। तो उसमें क्या करना है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद हमेशा कंधे पर रखकर ढकार दिलाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंधे पर रखकर थोड़ा सा पैट करने के बाद उसको ढकार दिलाना। जब बच्चा ढकार ले तभी उसे रखना है। तो छोटे बच्चों में तो ये एक हो गया जिससे हम लोग उल्टी को रोक सकते हैं। बड़े बच्चों में मैं 6 महीने के बाद देखता हूँ, मैंने देखा है बहुत जगह ओवर फीडिंग, पकड़ के नहीं और खाओ 1 चम्मच, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो बच्चा एज पर रिक्वायरमेंट उसको भूख लगेगी और वो मांगेगा ही, तो ओवर फीडिंग नहीं करना है। और उल्टी अगर होती है बार बार तो चिकित्सीय सलाह जरूर लेना है। बतौर शिशु रोग विशेषज्ञ आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों का खान पान कैसा होना चाहिए ताकि वो एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सके, और किन किन कार्य को उन्हें करना चाहिए? खान पान के लिए तो सबसे पहले मैं एज वाइज बता देता हूँ कि शुरू में माँ का दूध 6 महीने तक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड को स्टार्ट करना है और एज पर रिक्वायरमेंट, और उसके मैंने बताया क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स हैं या दलिया है या दाल है, खिचड़ी है, सब में घी के बारे में बताया, ऑयल के बारे में बताया। ये सब ही चीज़ें हैं, मतलब कहने को दलिया है लेकिन ये सब ही बच्चे को फुलफ़िल करेंगी, उसके ग्रोथ में मदद करेंगी और जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करेंगी। और सब चीज़ का टाइम है। उचित आहार, जैसे आपने कहा कि क्या उचित आहार है, तो सब समय के साथ है। जैसे मान लीजिए फैमिली फूड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 6 मंथ पे, तो फिर वो दिक्कत की बात है। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। और ये भी है कि 6 महीने में दूध बंद नहीं कर देना, ये है एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है, लेकिन अप टू 2 ईयर्स, हाँ, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीड, तो ये होना चाहिए। जैसे कि अक्सर गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे को हमेशा पीलिया की बीमारी या पीलिया की समस्या सुनने को मिलती है, इसके क्या मुख्य कारण है? ये आम तौर पर सुनने को मिलता है। देखिए, पीलिया कई तरह का है। हर बच्चे में एक पीलिया होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उसको बोलते हैं।
तो वो ये नहीं कि पहले दिन दिखेगा, पहले दिन दूसरे दिन नहीं दिखेगा, वो 72 घंटे के बाद आता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ पीलिया जो है, जिसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अंग्रेजी में कहते हैं, वो काफ़ी ख़राब है, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे को दिमागी नुकसान हो सकता है, तरह तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो कैसे पता करें कि मेरे बच्चे को क्या है? तो जो ANC होता है, जैसे माँ गर्भवती हुई तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, बार बार वो अस्पताल जाती हैं। अब ANC का क्या है कि लगभग 12 से 13 बार जो नॉर्म है उसमें माँ को अस्पताल जाना है। तो उसमें पता चल जाता है कि बार बार USG होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो पता चल जाता है कि बच्चे में क्या दिक्कत हो सकती है। तो जो पीलिया है, एक तो मैंने बताया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, वो सब में होगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है? हर बच्चे को होता है। जैसे क्या होता है कि अगर मैं विस्तार में जाऊँ तो जो बच्चे का हीमोग्लोबिन होता है और एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है थोड़ा, ठीक है। तो कुछ हीमोग्लोबिन टूटते हैं और दूसरा उसका जो है ना RBC जो है बच्चे के, उनका हाफ लाइफ कम होता है हमारे तुलना में। जैसे हमारा 120 दिन में टूटता है, उनका 90 दिन 80 दिन में टूट गया। तो टूटने के बाद क्या होता है कि वो फिर बिलिरुबिन बनता है, जिसको आप लोग पीलिया कहते हैं। तो बच्चे का शरीर पीला होता है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, हर बच्चे को होना है, लेकिन एक लेवल तक होना है। अभी एक बच्चे का मान लीजिए कि 20 मिलीग्राम हो गया पर DL पीलिया, तो वहाँ चिंता का विषय है। अब कैसे जाने कि कितना ज़्यादा पीलिया है, नॉर्मल है या नहीं है? तो सबके लिए चार्ट बने हुए हैं कि अगर टर्म बच्चा है, पूरे महीने पर हुआ है, तो इतना ग्राम तक आया तो पीलिया नहीं है, नॉर्मल पीलिया है। दूसरा मैंने उसके अपीयरेंस के टाइम के आधार पर बताया कि अगर पहले दिन आ जाता है मतलब वो पैथोलॉजिकल है, गंभीर पीलिया हो सकता है। तो ये सब बातों से पता चलता है। दूसरा ANC का मैंने जिक्र किया, जिसमें माँ का ब्लड ग्रुप अहम है। RH इनकम्पेटिबिलिटी, ABO इनकम्पेटिबिलिटी, ये सब टर्म्स हैं जो गंभीर पीलिया करते हैं, जिसके बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डैमेज वगैरह भी हो सकता है। तो ये यूजुअली फर्स्ट 24 आवर्स में अपीयर कर जाते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि नहीं, इसमें कुछ इंटरवेंशंस लेने की आवश्यकता है। और पहले भी पता कर सकते हैं, हम लोग तैयार रहते हैं कि अगर मदर निगेटिव ब्लड ग्रुप की है तो बच्चे में हो सकता है कि कुछ पीलिया की गंभीर समस्याएं आ जाए। बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम की तो देखा जाता है कि हल्की सी बारिश या ठंड से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इस पर आपकी क्या विचारधारा है? ये होता है जैसा कि बच्चों में इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो हमारे बच्चों का होता है, एडल्ट की तरह परिपक्व नहीं होता है, उतना स्ट्रेंथन नहीं होता है। तो बार बार बीमार पड़ना कॉमन है, तुरंत में वायरल फीवर हो जाना, सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, इसका शाब्दिक मतलब बिल्कुल नहीं है कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, बच्चा इम्यून डिफिशिएंट है। इन छोटी छोटी चीज़ों से हम नहीं कह सकते हैं। छोटे बच्चे बीमार पड़ेंगे ही, थोड़ा भी आउटडोर गए, थोड़ी ठंड हुई, बहुत सारे बच्चे जन्म से एलर्जिक होते हैं, तो उनमें भी बार बार कफ और कोल्ड की समस्याएं रहती हैं। तो पेरेंट्स के मन में आ जाता है कि नहीं मेरा बच्चा का तो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इम्यून डिफिशिएंट एक टर्म है और उसके अंतर्गत बीमारियां हैं, और उसको कैसे पहचानना है ये भी है। जैसा एक मान लीजिए बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार दस्त हो रहा है, कोई डीप एब्सेस हो रहा है और ईयर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं कि उसे कोई जन्मजात इम्यूनोडिफिशिएंट डिजीज है, या इम्यूनोडिफिशिएंसी प्राइमरली है या कोई सेकेंडरी कॉजेज से डिफिशियंसी हुई है। लेकिन ये नहीं कि सर्दी हो जा रहा है बार बार, 2 बार 4 बार बुखार हो गया तो बच्चा का इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ कि आप माता पूछती हैं कि क्या खिलाएं कि इम्यूनिटी बढ़े। बच्चा 2 बार सर्दी हुआ, अस्पताल 3 महीने में 2 बार आ गए, हाँ सर थोड़ा बताइए कि क्या खिलाएं कि इसका इम्यूनिटी बढ़े। तो कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है कि दे दिए इंजेक्शन के फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में दे दिए इम्यूनिटी बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो खान पान सही रखना है शुरू से ही, जन्म से, जैसा बताया कि वही ग्रोइंग फेज है जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, तो उसी फेज पे ध्यान देना है। जो शुरुआती दौर है 6 महीने, फिर कम्प्लीमेंट्री फीड और जो ग्रोइंग फेज है उस पर ध्यान देना है, खुद ब खुद इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अगर नॉर्मल कॉमन या कफ एंड कोल्ड हो तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो ग्रोइंग एज है, बच्चे उसमें एडजस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, वायरल समस्या कॉमन है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि अगर जैसे कि बच्चे, और ये सुनने काफ़ी अक्सर सुनने में भी आता है कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो और उसका पता हमें कुछ समय के बाद लगता है। जैसे वो जब 4-5 साल के हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा, क्योंकि लगता है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो हमें लगता है कि वो थोड़ा समय लगाएगा बोलने में, लेकिन वो दरअसल सुन नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें? बिल्कुल, आपने ये मतलब सही प्रश्न उठाया है।
और जो आपने कहा ना कि सुन नहीं पाता है, तो ये पकड़ना होता है। जैसे आपने खुद बता दिया, जैसे माँ जो आती है ना, वो पहला चीज़ ये बोलती है कि बोल नहीं रहा है, तो पहला चीज़ जो माइंड में स्ट्राइक करता है कि सुन रहा है कि नहीं। जब सुनेगा तभी वो बोलेगा, तभी उसको पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड्स फ्रेम करेगा। तो ये चीज़ हमको देखना है। अब जैसे कि शुरू से फॉलोअप हो रहा है बच्चे का का हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा, एक होता है जन्म के समय देर से रोया, तो देर से रोने की वजह से उसको दिमाग में कुछ इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चा को हियरिंग डिफेक्ट हो सके। मतलब बहुत से कारण हैं जिसको कम समय में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए, माताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले ये देखना है कि सुन रहा है कि नहीं वो, तो और तभी वो बोल पाएगा। और इसमें देर नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको जो बोलने का टाइम है कि बच्चा माँ पा इतने महीने में बोलता है, दादा मामा इतने महीने में बोलता है, या एटलीस्ट 10 वर्ड बोलता है 15 महीने में, या 50 वर्ड बोलता है 2 साल में, तो ये होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी शंका है कि नहीं मेरा बच्चा तो नहीं बोल पा रहा, तो तुरंत अस्पताल आएँ और जांच से पता चलेगा कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्लिनिकली एग्जामिनेशन से भी बहुत आइडियाज़ लगते हैं। तो अस्पताल ही प्रमुख है आना। ये नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ा लेट से बोलता है, 3 साल पे बोल, मेरा बचवा तो 3 साल पे बोला था, तो ये सब वेट नहीं करना है। आपको अस्पताल आना है और उसके बारे में सब डॉक्टर से समझना है। जहाँ भी थोड़ी सी आशंका हुई मन में, आपको तुरंत विशेषज्ञ से मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि थोड़ी भी आशंका हुई तुरंत अस्पताल आना है। जैसा कि बच्चों में ये भी देखने को मिलता है कि काफ़ी कम उम्र में उनकी आंखों पर चश्मा लग जाता है। क्या इसका कहीं ना कहीं कारण हम कुपोषण को बोल सकते हैं, या और भी कुछ वजह होते हैं इसके? कुपोषण तो कारण है ही, जो विटामिन डिफिशियंसीज हैं, खासकर विटामिन ए की डिफिशियंसी है, ये सब में आँख की समस्याएं हो सकती हैं। और ये होती ही हैं कुपोषण में। और एक चीज़ मैं इस पे, बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, बहुत टीवी देखता है, कार्टून देखता है, तो आँख की समस्याएं आ रही हैं। तो इस पे भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एक चीज़ होता है कि हमारा प्री डिसाइडेड होता है, मतलब जन्म से ही होता है, जो आई बॉल का कर्वेचर है, हमारे कॉर्निया का कर्वेचर है, और इसी से इमेजेस फोकस होती हैं और बनती हैं। तो ये कर्वेचर चेंज नहीं होता है। ये नहीं कि कर्वेचर टीवी देखने से आई बॉल का कर्वेचर चेंज हो गया, कॉर्निया कर्वेचर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ है। दूसरा चीज़, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, फिर क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च में है कि कुछ ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है जो इमिट होती है, हमारे सनलाइट से भी इमिट होती है, टीवी से इमिट होती है, मोबाइल से इमिट होती है। तो उसका है कि वो हमारे जो रेटिना है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है, मैकुला, वहाँ पे डिजनरेशन करा सकता है, वहाँ डैमेज कर सकता है, जिससे आँख की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। और ऐसा नहीं कि टीवी देखने से जो चश्मा चढ़ गया, तो चश्मा चढ़ने का मीन्स हुआ कि कुछ कर्वेचर चेंज है, कॉर्निया में कुछ कर्वेचर चेंज है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो भी हुआ, तो ये जन्म से हो सकता है, जन्म के स्ट्रक्चर के आधार पर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल देखने से ही हो गया, टीवी देखने से ही हो गया। जी। आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी और कौन सी बात जो आपको लगता है कि आम जनता को शिशु के स्वास्थ्य से रिलेटेड जानना चाहिए? हाँ जी, भी कुछ पॉइंट्स को मैं फिर से हाईलाइट करूँगा। पहला चीज़ कि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो अस्पताल जाएं, अस्पताल जाके चेकअप कराएं, जिसको एंटीनेटल चेकअप बोलते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। तो उससे पता चलेगा कि बच्चे में क्या समस्याएं हो सकती हैं, बच्चा ठीक है नहीं है, माँ ठीक है कि नहीं है। कई बार माँ को बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे माँ को भी नुकसान होता है, बच्चे को भी नुकसान होता है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जानकारी माँ को होनी चाहिए कि जन्म के बाद क्या करना है, कितना दूध पिलाना है, कैसे समझना है कि बच्चा हमारा बीमार है कि नहीं है, बच्चे को गर्म रखना है, बच्चा का वजन बढ़ रहा है कि नहीं, कितनी बार पेशाब कर रहा है, पैखाना कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ माँ को होना चाहिए। और दूध पिला, बाहरी दूध नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है 6 महीने तक। कुछ भी चीज़ नहीं देना है, बॉटल नहीं देना है, कोई भी पानी भी बाहर से नहीं देना है। दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ कि कुछ भी समस्या, शंका हो, शंका तो ऐसे आता नहीं, कुछ दिक्कत है, बच्चा ज़्यादा रो रहा है, बच्चे को दस्त ज़्यादा हो रहा है, बच्चे की सांस गति ज़्यादा चल रही है, तो आपको तुरंत से तुरंत अस्पताल आना है। और एक जिक्र खान पान का जो हम लोग पहले कर चुके हैं, खान पान पे ध्यान देना है, क्योंकि ग्रोइंग फेज है, उस पर विशेष पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, जैसे कि आप इस क्षेत्र में काफ़ी अव्वल रहे हैं और आप टॉपर भी रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपकी तरह टॉपर होने का सपना भी देखते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस प्रकार उन बच्चों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वह भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके? जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक
प्री डिसाइडेड होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, जैसे अगर 5 क्लास के बच्चे से पूछूं या 6 क्लास के, तो कोई लक्ष्य नहीं होता है, मैट्रिक करना है उसके बाद सोचेंगे, पहला चीज़ वो लोग ये बोलते हैं। तो ठीक है, मैट्रिक तक आते आते हमें डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे IIT में जाना है, मुझे UPSC क्लियर करना है या मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब एक बार लक्ष्य निर्धारित हो गया तो उसी समय से, मैट्रिक के टाइम से ही काम करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कहाँ। और दूसरा चीज़ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहीं भी हो, आप गांव में हो, आप लालटेन में पढ़ रहे हैं, दिया में पढ़ रहे हैं, लाइट में पढ़ रहे हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको पढ़ना ही है। मैं तो मतलब एक चीज़ मानता हूँ ना, जैसे अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन 1 साल में हो जा रहा है तो मान लीजिए कि मेडिकल की एक सबका लेवल नॉर्मल है, सबका लेवल बराबर ही होता है। मैं जितना देखता हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे को 365 घंटे पढ़ा वो, मान लीजिए, और उसका सिलेक्शन हो गया। कोई बच्चा 80 घंटे पढ़ रहा है 1 साल में, तो उसको उस 365 के आंकड़े को टच करना, ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मैं कोई ऐसे नहीं, मुझे लगता है जब वो 365 के आंकड़े को टच कर लेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, भले उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे। तो हार्ड वर्क करना है, लक्ष्य को शुरू से निर्धारित कर देना, और इधर उधर के बातों पे एक बार असफल हो गए तो ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। और ये भी बहुत लोग सोचते हैं कि 15 लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन होता है 10,000 का, 20,000 का, मैं उनमें हो पाऊँगा कि नहीं, तो सोचना ही नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप होगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आपसे जानना चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश में मेरा रहेगा कि शिशु रोग से संबंधित ही रहेगा, और कुछ बातें तो मैंने की है पहले, कि बच्चों को खान पान से संबंधित बातें। और एक चीज़ जो मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहता हूँ वो है कि जब भी शंका हो अस्पताल है, कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में था और मैं देखता था कि रात का टाइम है, बच्चे को कोई समस्या हुई तो माता पिता अस्थिर हो गए कि नहीं सुबह में जाएंगे, और उस फेज तक डैमेज हो जाता है। कभी कोई बच्चा सुबह में मृत आता है, उन्हें पता नहीं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा भी शंका हो तो आप तुरंत बच्चे को अस्पताल लाएं। बिल्कुल, मतलब किसी भी तरह की मतलब देरी ना करें। अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमें बताया कि किस तरीके से हमें बच्चे का लालन पोषण करना चाहिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के अति विशेष अतिथि चंदन कुमार अभिषेक, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत की। जैसा कि आपको हर रोज़ बिहार बिहान का इंतज़ार रहता है, वैसे ही हमें भी आपके खतों का इंतज़ार रहता है। तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, उसके लिए अपने विचार हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिज रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director.ddkpatna@gmail.com।